मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज संडे है 20 नवंबर 2022 और आपको पता है कि जिस संडे को हम रिवीजन क्लास कर रखते हैं, जितने भी हमने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे हफ्ते में एडिटोरियल्स ओपिनियन किए होते हैं, उसकी समरी हम संडे को शेयर करते हैं। तो आज भी मैं आपसे थोड़ी थोड़ी समरी सारे एडिटोरियल की शेयर कर दूंगा। बाकी डिटेल्स आप अपने उसमें भी जो हमने अपने ग्रुप में शेयर किया था वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर कुछ देखना हो। ठीक है। अच्छा, पहला ओपिनियन आज हम कर रहे हैं वो है रूल बाय प्रॉक्सी, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जाहिद हुसैन। ठीक है, प्रॉक्सी हम देख लेते हैं प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी अगर हम देखें तो प्रॉक्सी हमारे पास आ जाता है, अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन और थिंग दैट इज एक्टिंग और बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग एल्स। ठीक है, बेसिकली आसान लफ्जों में आप समझें, आप किसी से कोई काम कराएं, खुद ना करें, तो वो प्रॉक्सी के तौर पे आपसे यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में बड़ा देखा होगा कि खुद आपने ना जाना हो, अटेंडेंस खुद आपने मतलब ना जाना हो कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो दोस्त को किसी को कह देते हैं कि यार अटेंडेंस लगा देना, प्रॉक्सी लगा देना। तो ये भी क्या होता है कि दूसरे के बेहाफ पे कोई बंदा काम करता है। और इस ओपिनियन में क्या कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में रूल हो रहा है, हुकूमत हो रही है बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के जरिए हो रही है, कि मतलब सामने तो कोई और शख्स है लेकिन वो किसी और का जो है ना काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हवाला दिया गया है कि भाई शहबाज शरीफ है तो ये वजीर आजम, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना वो रूल कर रहा है बाय प्रॉक्सी के थ्रू, शहबाज शरीफ के जरिए। मतलब अब कोई भी मसला होता है तो फौरन शहबाज शरीफ जो है ना वो क्या है, लंदन भाग जाता है। तो इस हवाले से इस पे तनकीद की गई है कि इसका जो है ना बहुत गलत असर पड़ रहा है। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि जी लगातार ट्रिप्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर के इधर लंदन की जानिब, और ये कंसल्ट करने के लिए अपने बड़े भाई से, ये बताता है कि भाई असल पावर कहाँ है, कि असल में हुकूमत कौन कर रहा है। बराए नाम तो ये है लेकिन पीछे से सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है। ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी इसने इस बात को तकवीत पहुंचाई है कि जी ये कहा जाता था कि जी जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है फैसला करने की इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में। और यहाँ तक कि जो उसको वो नई आर्मी चीफ की वो तैनाती होनी है, उसकी मंजूरी के लिए भी मतलब उसने कहा कि जी उसको वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसका कह रहे हैं कि जी इसका ज़ाहिर है बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि भाई आप मतलब ये शो करा रहे हो कि भाई आपके पास पावर ही नहीं है, आप फैसले खुद नहीं कर पा रहे हो, और आपको छोटे छोटे फैसलों के लिए भी जो है ना वो लंदन की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है। और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी एक ये पॉइंट डिस्कस हो गया है इसमें। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ना लास्ट वीक वो पहुंचा लंदन, वहाँ पे जो COP27 की इजिप्ट में हो रही थी कॉन्फ्रेंस, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ लंदन में चला गया। और उसमें उन्होंने कहा उस टाइम पे जब गया, जब बहुत ज़्यादा जो सियासी और इकोनॉमिक क्राइसिस, माशी बहरान का सामना था यहाँ पे, तो वहाँ पे उसने क्या किया है, वहाँ पे उसने 4 दिन गुजारे और उसने डिस्कशन की नवाज शरीफ के साथ अहम पॉलिसी मैटर्स में। ठीक है। और उस सारी चीज़ों में क्या था, द मेन इशू जो था वो ज़ाहिरी बात है जो था हमारे पास, इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ से मुतल्लिक। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि PMLN लीडर्स की जानिब से जो है ना स्टेटमेंट हमें देखने को मिली। और ख्वाजा आसिफ जो है ना उन्होंने कहा है कि जी उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि भाई नहीं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये ज़्यादा देर स्टे किया है शहबाज शरीफ ने लंदन में, और वहाँ पे जो इसकी बातचीत हुई है वो दूसरा इंप्रेशन देता है, क्योंकि सारों को पता है ज़ाहिर है उसी से बात करने गए हैं इनके लीडर्स जो भी उस पर इनकार करें। ठीक है। अच्छा, और ये अगर इम्पोर्टेंट, अगर ये पूरी लाइन इसका हम देखें, क्रक्स क्या है ओपिनियन का, वही कह रहा है कि जी अ पावरलेस पीएम डज नॉट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू डील विद मल्टीपल नेशनल क्राइसिस। उन्होंने कहा ये पावरलेस पीएम है, ऐसा पीएम जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, वो नहीं दिखाई देता कि उसके पास कैपेसिटी है, अहलियत है कि वो डील कर सके, मुकाबला कर सके मुतअद्दिद मल्टीपल जो नेशनल क्राइसिस हैं, जो हमें मुख्तलिफ बहरानों का सामना है। इस तरह हमने ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और उस टाइम पे है ना वो शहबाज शरीफ जो है वो कंसल्टेशन करने के लिए 4 दिन किया है वहाँ पे उसने लंदन में गुजारे। ठीक है। अच्छा, अभी सारी चीज़ ने ज़ाहिर है तकवीत पहुँचाई इस बात को, जिसमें इमरान खान कहता था कि भाई इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोई छोटे छोटे फैसले खुद नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इस चीज़ ने है ना उसके बयानियों को मजबूत किया है PTI के। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी और अगर और चीज़ हम देखें तो उन्होंने कहा ये पहला मौका नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर लंदन गए कंसल्ट करने के लिए PMLN सुप्रीम लीडर से। और फिर इस पर उन्होंने कहा कि जी जब ये इनकी गवर्नमेंट बनी थी तो शहबाज शरीफ जो है ना
सीनियर पीएमएल मेंबर्स के साथ, तो तब भी लंदन गए थे बातचीत करने के लिए। और ये उनका बिल्कुल क्लियर सिग्नल था कि नवाज शरीफ जो है और ना कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो क्या है, सेट द पॉलिटिकल कोर्स, कि मतलब वो सारी डायरेक्शन रखेगा सियासी मंजरनामे में कि भाई क्या होना है, क्या फैसले लेने हैं। तो मेन जो किरदार है वो क्या है, नवाज शरीफ का होगा। ठीक है, अच्छा। और एक तो उन्होंने इस चीज़ के हवाले से तनकीद किया, और दूसरी तरीके से अगर हम बात देखें ना, इन्होंने डिस्कस किए है इसहाक डार को। ठीक है, अब इसहाक डार कह रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल थी नवाज शरीफ की। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा कि जब ये आया है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, तो उसने बिल्कुल जो है ना वो तनकीद की, जो उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीएमएलएन के, मिफ्ता इस्माइल, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे हालात जो है ना सियासी और माशी, वो पहले ही ख़राब थे। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ जो है ना वो इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ के बहुत करीब है, तो उस हवाले से यहाँ पे बातचीत हो रही है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वही उस इसहाक डार के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी जब ये आया था इसमें नवाज शरीफ के कहने पे, ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, एरोड कर दिया, ख़त्म कर दिया शहबाज शरीफ का कंट्रोल। और प्रिडिक्टेबली द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर रिवर्स्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स टेकन बाय हिज प्रेडिसेसर। तो उसने इसहाक डार ने आके कई फैसले लिए थे, मिर्जा इस्माइल ने उसको क्या है उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अच्छा। और साथ ही उसने डार ने कहा कि भाई मैं जो गिरते रुपए की कीमत है उसको, फॉलिंग वैल्यू ऑफ द रुपी, उस मसले को सारा ठीक करूंगा, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ है डार के आने से, और बजाय इसके ये डिफॉल्ट का थ्रेट है वो क्या है, दोबारा मंडला रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि जी ये जो चेंज हुआ है ये सारा चेंज, इसमें मैंने कहा कि आप चेंज लेके आए हो, ये क्या है, जेपटाइज कर सकता है, मुतासर कर सकता है आईएमएफ बेल आउट पैकेज को भी। और उसमें उन्होंने कहा जी फाइनेंस मिनिस्टर ने है ना फिर अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम उसका था कि बगैर किसी उसके एविडेंस के, ये उसने कहा कि जी हमारे पास जो है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे चाइना और सऊदी अरेबिया से। तो इसने भी इसकी क्रेडिबिलिटी पे है ना साख पे सवाल उठा दिए। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बैक ट्रैक किया आईएमएफ एग्रीमेंट में, हो सकता है वो एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ असिस्टेंस को, मदद को रोकते मल्टी लैटरल इंस्टीट्यूशन की जानिब से। और जो और मसाइल का हमें सामना है कि कई नेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है, कम कर दिया है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को। ठीक है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट सीरियसली इस बात पर नहीं सोच रही कि किस तरह ये है ना, ये हम माशी तौर पे स्लाइड है नीचे हम जा रहे हैं, उसको किस तरह ठीक करना है। और उन्होंने कहा कि जी अभी हमारी डेट रीपेमेंट भी ऑब्लिगेशंस भी आ रही हैं, तो हालात जो है ना वो बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं, गंभीर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और लेकिन उन्होंने कहा इन सारे मामला में भी डार जो है ना वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह दिखाने की कोशिश करता है कि भाई हालात जो है ना वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे तनकीद की है इस डार पे भी कि हमें कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। और उसमें कहा जी 7 महीने गुजरने के बाद भी पीएमएल लेड गवर्नमेंट जो है ना वो कोई भी अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। और उन्होंने कहा जी वो माशी सूरत हाल है वो क्या है, और ज़्यादा बुरी हो चुकी है जितनी पहले थी अप्रैल में, यानी कि जब जिस टाइम पे इमरान खान को निकाला गया था उससे पहले हालत थी, उससे भी जो है ना वो ज़्यादा बुरी हो चुकी हुई है। क्योंकि वो ये कह के आए थे कभी वो उस टाइम पे जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हालात ख़राब हो गए हैं माशी तौर पे। लेकिन उन्होंने कहा जी अब जो है ना उससे भी ज़्यादा बुरे हालात ख़राब हो गए हैं। और उन्होंने कहा बजाय इसके कि ये इन सारे ख़राब हालात में आप मसले ठीक करने की कोशिश करो यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, इनका ज़्यादा टाइम कहाँ गुजरता है, बाहर गुजरता है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसमें ये देखें, इसमें कह रहे हैं कि जी इन अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस एज द गैल्वनाइज्ड सपोर्टर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थ्रेटन टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये है, ये लॉन्ग मार्च का भी खतरा है, फिर उसमें सियासी दूसरे बहरान भी हैं, माशी मसाइल भी हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा ज़्यादा टाइम जो है ना वो शहबाज शरीफ क्या है वो बाहर गुजार रहे हैं। अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जी 1 साल के अंदर अंदर जो है ना पीएमएल ने बिल्कुल अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो दिया है, खासतौर पर पंजाब में जो इसका गढ़ समझा जाता था। और कोई हमें बेहतरी की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही अगले कुछ
महीनों में। और उन्होंने कहा जी कंट्री को ये है ना, एक मुल्क को एक ज़रूरत है नए मैंडेट की और एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी ला सके, इस्तेकाम ला सके। उन्होंने कहा ना ही हाइब्रिड डिस्पेंसेशन क्या होता है कि मिक्सचर मिलिट्री और इसका सिविल रूल का, नॉर प्रॉक्सी रूल और ना ही प्रॉक्सी रूल जिस तरह अभी ये चल रहा है कि सामने शहबाज शरीफ और पीछे से सब नवाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है, कैन पुल द कंट्री आउट ऑफ द क्वागमार। तो उन्होंने कहा सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से है ना ही हाइब्रिड डिस्पेंसेशन ना ही प्रॉक्सी रूल जो है ना वो हमें इस मुल्क को उस ख़राब सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में जो जिक्र किया गया था वो ये था कि जी किस तरीके से ये रूल किया जा रहा है प्रॉक्सी के ज़रिए, इसमें शहबाज शरीफ के ज़रिए, और सब कंट्रोल जो है ना वो नवाज शरीफ कर रहे हैं, वो खातिर ख्वाह कामयाब नहीं हुआ है। और उसमें उन्होंने शुरू में एग्जांपल दी कि वो इतने मामलात को छोड़ के पाकिस्तान में वो बाहर चला जाता है, एक उसकी एग्जांपल दी। और दूसरी उन्होंने इसहाक डार की कोशिश की कि भाई इसहाक डार जो नवाज शरीफ को वहाँ लेके आया था ठीक है, क्योंकि ये मिफ्ता जो है ना वो शहबाज शरीफ के कंट्रोल करीब समझा जाता था और जो इसहाक डार है वो नवाज शरीफ के। लेकिन क्योंकि असल हुकूमत नवाज शरीफ की है तो वो इसहाक डार को लेके आया कि हालात कुछ ठीक होंगे, लेकिन क्या है हालात ठीक नहीं हुए। ठीक है, और ये इस हवाले से एडिटोरियल था कि किस तरीके से रूल बाय प्रॉक्सी किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये ओपिनियन था तो इसको थोड़ा हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, बाकी जो है ना वो हम अ, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं एडिटोरियल को। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हम आज देख रहे हैं टेस्ट केस। अच्छा, अब इसमें ये हुआ था कि ट्रायल है राव अनवर का। राव अनवर जो है ना इसको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, खासतौर पे नकीबुल्ला महसूद के जो है ना जो इसको कत्ल किया गया था उसमें मुलविस था। उसमें पहले इसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि जी इस पे फिर ट्रायल हुआ राव अनवर को। तो उसमें उन्होंने एडिटोरियल में बताया गया है कि भाई ये टेस्ट केस है, क्योंकि गरीब को तो हर कोई पकड़ लेता है कि टॉप ऑफिशियल जो है ना उस पर कोई इस तरह मुकदमा चले, तो वो ये टेस्ट केस है। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके से जो है ना वहाँ पे इसको मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरे जो इसके पुलिस वाले होते हैं जब ये आता है पेशी पे, तो उस हवाले से कह रहे हैं कि जी हमें ज़्यादा होप नहीं दिखाई देती, उम्मीद नहीं दिखाई देती कि इसमें जो है ना इसके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि जी राव अनवर वाज सस्पेंडेड बट किड लेफ्ट ट्रीटमेंट ऑफ द वेल कनेक्टेड टॉप कंटिन्यूड रिगार्डलेस, कि उसको सस्पेंड तो कर दिया गया राव अनवर को, लेकिन क्या है किड ग्लव ट्रीटमेंट। किड ग्लव ट्रीटमेंट हमारे पास होता है कि जब आप किसी के को है ना ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा जो है वो उससे बड़ी नरमी बरतो। ठीक है, तो ये मतलब टेस्ट केस इस हवाले से कह रहे हैं कि इसका जो ट्रायल है उसमें हमें साबित हो जाएगा कि क्या कोई शख्सियत जो है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर है मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था तो उसको सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन किड ग्लव ट्रीटमेंट उसके साथ रखा गया। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसको फाइनली आखिरकार अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद में, फिर उसको कराची लाया गया, फिर उसको डिटेन किया गया मलीर में। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जी और बाद में ज़ाहिर है रोन वार ने कहा कि नहीं भाई ये डिपार्टमेंटल राइवलरी है, लोग हरीफ हैं इसलिए मेरा नाम इसमें डाल दिया। तो मतलब वो सारी वो बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से इसने आपको बचाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा जब भी उसको वहाँ पे कोर्ट में लाया जाता है तो वो बड़ा स्ट्राइकिंग है कि जिस तरीके से जो है ना उसको वहाँ पे क्या है मतलब रिस्पेक्ट एक तरीके से दी जाती है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जानिब से उसके साथ होते हैं। तो एक रवैया दिखा रहे हैं कि भाई एक आम शख्स है उसके साथ क्या रवैया होता है और इसके साथ क्या हो रहा है। और इसलिए ये टेस्ट केस है कि भाई किसी बड़े शख्स को जो है ना उसको सजा दी जा सकती है कि नहीं। ठीक है, और उन्होंने कहा जिस तरीके से वो आता है बड़ा केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, लगता है कि जी राउंड बार वो समझता है कि भाई ये ट्रायल जो है ना बस वो एक रस्मी कार्रवाई है। ठीक है, और मतलब उस यहाँ से क्या है छुट जाएगा यहाँ से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ पे जो एक फैक्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा जी 444 पीपल जो है ना वो मारे 444 लोग मारे गए पुलिस एनकाउंटर्स में 2011 और 2018 के दरमियान ऑन रॉ अनवाज वॉच। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ऑन इंचार्ज था, रॉ इंचार्ज था और इतने लोग मारे गए विदाउट अ सिंगल इंजरी टू एनी कॉप। लेकिन हैरानी की बात थी किसी भी पुलिस वाले को है ना कोई भी सिंगल इंजरी नहीं हुई या ठीक है। और उसमें कह रहे हैं जी इट इज़ हाई टाइम टू पुट एन एंड टू सच इम्punity ने कहा हाई टाइम है, ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस तरह की इम्punity को जो है ना वो ख़त्म किया जाए कि आपको क्या है कोई डर ही ना हो कि काम करो। तो उन्होंने कहा कि जी इतने साल जो बंदा इतने ज़्यादा जो है ना वो इनकाउंटर में जो है ना वो मुलविस रहा, लेकिन जो है ना उसमें उन्होंने कहा कि जी अब जो ट्रायल हो रहा है तो ये क्या है एक तरीके से
टेस्ट केस है कि अब इसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जब वो कोर्ट पेशी पे आता है, तो ज़्यादा जो हालात हैं, नतज हैं, वो हौसला अफजा दिखाई नहीं देते। अच्छा, तीसरा मटेरियल है कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स में है। इसमें इमरान खान ने पहले ही जब नाम बता दिया था कि इन्होंने मतलब जब इस पे कातलाना हमला हुआ था उससे एक महीना पहले भी इसने 3 लोगों के नाम लिए थे, तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इमरान खान के मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा 3 नाम ले लिए, लेकिन बाद में जब एफआईआर में भी उन्होंने जोर दिया कि भाई इन लोगों को ही शामिल करो, तो उन्होंने कहा कि जी इनके पास कोई ज़्यादा क्या है सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो नाम डलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी अगर ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये समझना चाहिए कि अटेम्प्ट हुई है उसको कत्ल करने की, वो ना सिर्फ क्राइम है इसके इमरान खान के अगेंस्ट, ये इनडायरेक्टली क्राइम है उन लोगों के, इनडायरेक्टली क्राइम अगेंस्ट द मैनी हु कंसिडर हिम टू बी देयर लीडर एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो उन्होंने कहा इमरान खान के अगेंस्ट तो है ही, लेकिन ये क्राइम उनके अगेंस्ट भी है जो क्या है उसको अपना लीडर और रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। ठीक है, अच्छा, और साथ उन्होंने कहा कि जी वो लोग जो मतलब इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, वो उनको ज़रूरत है कि वो जाने कि भाई असल में हुआ क्या था, ना कि जो इमरान खान समझते हैं जैसा हुआ, कि मतलब उनको क्लियर पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इमरान खान बगैर सबूत के कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को ट्रस्ट करना चाहिए, ऑफिशियल्स को ये सारे इस मैटर को प्रूव कर रहे हैं कि वो सच की तलाश करें और फिर रिपोर्ट करें पब्लिक को। ठीक है, और साथ ही कह रहे हैं कि जी ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी इमरान खान, ये पीटीआई वालों ने कहा था कि जी इन बंदों पे हमें एतबार नहीं, तो उसके बाद फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उन्होंने कहा कि इनके कहने पे भी वो बंदे डाले गए हैं, तो इमरान खान को थोड़ा ये है वो इसमें वेट करना चाहिए, इसको जो नतायज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आ जाए तो बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करो और आपको नहीं इन तीनों को ही नौकरी से फारिग करो, इन्हीं तीनों का आप नाम इसमें शामिल करो। ठीक है, अच्छा, और साथ में अगर हम देखें ठीक है, और कह रहे हैं कि जी ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो छोड़ी नहीं जा सकती सोशल मीडिया स्लूथ्स के ऊपर। स्लूथ्स क्या होते हैं कि वो लोग जो मतलब टू एक्ट एज ए डिटेक्टिव, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन तलाश करते हैं, तो उन्होंने कहा जो असल हकीकत है वो आ जाए, उस पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि वो सोशल मीडिया पे वो लोग लगे होते हैं कि जी ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, उसकी बेसिस पे फैसला हो सकता है। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जी ये अपॉर्चुनिटी है पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी, जो इसको कंट्रोल कर रहा है पीटीआई और इसके जो इत्तेहादी हैं पीएमएलक्यू, और साथ साथ प्रोविंशियल पुलिस फोर्स के लिए भी, कि वो दिखाए कि वो केपेबल हैं, अहल हैं इस मैटर को हैंडल करने के। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वो नहीं कर सकते तो इसको ऐसा देखा जाएगा कि ये पीटीआई की इनएबिलिटी है कि वो अपने प्रोमिस पूरे कर सके गुड गवर्नेंस के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के जरिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हुआ ये पंजाब में है, तो अगर पंजाब गवर्नमेंट ही नाकाम रही तो इनका जो भी वो प्रॉमिस था कि जी हम डिलीवर करेंगे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, आज़ाद इदारों के ज़रिए, तो इनका जो भी वो एक तरीके से जो इनका वादा था वो भी क्या है पूरा नहीं होगा। और साथ कह रहे हैं कि उनको इजाज़त देनी चाहिए कि जीआईटी को वो अपना काम करे और वो हकायक सामने लेके आए। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें कहा गया था कि इमरान खान मैटर्स को कॉम्प्लिकेट ना करें, आप जो जीआईटी के नतीजा है वो आ लेने थे, बजाय इसके कि आप इसरार करें कि नहीं भाई जो मैंने कह दिया है वही लोग कत्ल में मुलविस हैं और उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब राइजिंग ग्राफ ऑफ मिलिटेंसी। अब ये हमारे पास क्या था, राइजिंग ग्राफ ऑफ मिलिटेंसी, इसमें बताया गया है किस तरीके से है ना वो पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है अस्करियत पसंदी का, जहारियत का, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का, और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़ाहिर है के पी मुतासर है। तो उस हवाले से यहाँ पे बता रहे हैं जो 2 वाक़यात हुए थे, एक हमारे पास हुआ था लकी मरवत में, ठीक है, जहाँ पे पुलिस वैन पे फायरिंग की गई थी, 6 लोग जिसमें शहीद हुए थे। ठीक है, और इसको जो उसकी जो जिम्मेदारी कबूल की थी वो किसने की थी, इस बैंड टीटीपी ने की थी। और उसी दिन जो है ना 2 सोल्जर्स जो हैं, 2 फौजी हैं ना, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी, कहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर इन बाजौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अगर हम देखें ना और यहाँ पे ये बताया गया है कि जी किस तरीके से ये केपी पुलिस है वो ऑन द फ्रंट लाइंस है, और दे आर सेड टू बी सफिशिएंटली वेल इक्विप्ड दैट दे आर एट अ डिसएडवांटेज इन सम वेज। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिस जगह पे वो हैं केपी में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्हें ख़तरा है केपी पुलिस को, और
मतलब वो वेल इक्विप्ड भी हैं, उनके पास जो सामान भी है, लेकिन वो एट डिसएडवांटेज भी हैं कुछ तरह पे। और ख़ासतौर पे वो कह रहे हैं कि जी गैप्स हैं इंटेलिजेंस में, तो उसको ये है ना वो पूरा किया जाना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में। और उसमें ने कहा कि जी इनके पास ये है वो क्या है, कॉप्स है ना, उनके पास बैकअप सपोर्ट नहीं है, और इस वजह से ये ना ये वल्नरेबल है, इनको ज़्यादा खतरा है वो दुश्मन से, जिसको टाइम मिल गया है रीग्रुप करने का। और इसमें एक तरीके से तंकीद कर रहे हैं कि जी स्टेट जो है ना वो नेगोशिएशन करती रही थी इन लोगों के साथ, और उसमें उनको टाइम मिल गया है रीग्रुप करने का, स्ट्रेटजाइज करने का, हिकमत अमली बनाने का, कि जो स्टेट की जो निगोसिएशंस थी वो तब जारी थी। ठीक है, तो और उस हवाले से कह रहे हैं कि जी ये जो अटैक्स हुए हैं, जिस जो ऊपर एग्जांपल दी हैं इन पे पुलिसमैन पे, और जिसको बाद में इसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर ली टीटीपी ने, तो इसने बिल्कुल इस चीज़ को दिखा दिया है कि जो पाकिस्तान की स्टेट की कोशिशें थी कि इन लोगों से बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं, वो क्या है नाकाम हो गए हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कहा ये जो मिलिटेंसी है ना वो हमें नेशनल डिस्कोर्स में ना दिखाई नहीं देती, मतलब कि यहाँ पे नेशनल लेवल पे इस चीज़ की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप मीडिया वगैरह भी उठा के देखें तो हर जगह वो इमरान खान के मतलब कौन था इसके साजिश के पीछे उसकी बात हो रही होती है, आर्मी चीफ डिपार्टमेंट बात हो रही होती है। तो उन्होंने कहा इतना कुछ होने के बाद भी है ना ये इस पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन साथ कह रहे हैं क्योंकि केपी के लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, तो खासतौर पर उन्होंने कहा जी सवात में और जो इसमें न्यूली मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिन्होंने ने फर्स्ट हैंड सामना किया है, खुद सामना किया है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का, उनको ये मालूम है कि हालात कितने मतलब संगीन होते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है ना वो हमें कई प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, एहतजाज देखने को मिले हैं। और कहाँ पे देखने को मिले हैं, मोस्ट रिसेंटली हमें यहाँ पे मिला है लोअर वजीरिस्तान में, जहाँ पे हज़ारों लोगों ने है ना वो नारे लगाए मिलिटेंसी के अगेंस्ट। ठीक है, और लेकिन उन्होंने कहा ये स्टेट का रवैया वो बड़ा नॉन चैलेंज अप्रोच है, बिल्कुल ही केयर फ्री एटीट्यूड है इस सारे सिलसिले में। और इसमें उन्होंने जो एक कमेंट किया था आईजीकेपी ने, उस हवाले से बताया है कि जी उसने कहा कि नहीं भाई ये जो वाकयात ऐसे पता चलता है कि टेररिस्ट जो है ना वो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि मतलब होना तो चाहिए था कि वो बताता कि भाई क्या कमी है, किस तरीके से हम पूरा करेंगे, क्या गैप है। लेकिन बजाय इसके कि इतने लोग वो शहीद हो गए, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो जो दहशतगर्द है वो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं। ठीक है, वो तो मतलब कामयाब हो गए हैं अपने मकसद में। और लेकिन जो नॉन चैलेंज एटीट्यूड है, अप्रोच है, रवैया है, बर्ताव है आईजीकेपी का, उस हवाले से यहाँ पे थोड़ी तनकीद की गई है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी अ हेड इन द सैंड एटीट्यूड विल टेक अस क्लोजर टू डिजास्टर। हैंड इन द सैंड एटीट्यूड क्या होता है कि इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को मानने से इनकार कर दो, रिकग्नाइज ना करो, एक्नॉलेज ना करो, क्योंकि मतलब अब खतरा तो है मिलिटेंसी का, लेकिन अगर आप ना मानो तो ये मतलब नहीं है कि जी वो खतरा रहेगा नहीं। तो ये क्या है, हेड इन द सैंड एटीट्यूड है। उन्होंने कहा ये हमें ले जाएगा डिजास्टर के करीब, तबाही के नज़दीक। उन्होंने कहा स्टेट को ये है ना वो एक्नॉलेज करना चाहिए कि हालात कितने संगीन है, और इस मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो हमारे पास हमें एक मतलब फिर है ना उस तरह की जो टेरेबल ट्रेजेडी थी एपीएस की, उस तरह उस चीज़ के फिर क्या है हम जिम्मेदार होंगे। तो बेसिकली वो बढ़ती हुई मिलिटेंसी थी, उस हवाले से ये एडिटोरियल था। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये जी बाइडन समिट, इसमें मेरी ये कोशिश थी कि कोई एक इंटरनेशनल उसका भी हम एडिटोरियल ले लें, जो कि दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये G20 समिट जैसे आपको पता है बाली में हुई थी, तो उसके साइडलाइंस पे इन दोनों की मीटिंग हुई है, जी जिनपिंग की और जो बाइडन की। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें हालात इनके ठीक नहीं थे, तो इस हवाले से बड़ी ज़रूरी थी कि इनकी कोई बातचीत होती हो, कोई हालात जो है ना वो अ, उसमें बेहतरी की जानिब जाते। ठीक है, और उन्होंने कहा अगरचे ज़ाहिर है एक बात से ये नहीं हम कह सकते कि जी सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगरचे जो चाइनीज़ और अमेरिकन लीडर्स थे उसकी में कोई ज़्यादा हमें कामयाबी देखने को नहीं मिली, लेकिन ये अ, हमें सिग्निफिकेंट जो है ना वो क्लाइम डाउन देखने को मिला रेट्रिक फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब रेट्रिक होता है बयानबाजी, मतलब बहुत ज़्यादा जो बयानबाजी हो रही थी उसमें हमें थोड़ी क्या है कमी देखने को मिली। उसमें मतलब देवर स्माइल्स एंड हैंडशेक्स एज अपोज टू द कॉम्बेटिव रेट्रिक। तो हमें स्माइल्स और हैंडशेक देखने को मिले बनस्पत जो है ना वो कॉम्बेटिव रेट्रिक हो, जो हमें दोनों साइड्स की जानिब से देखने को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अच्छा उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये हालात ये चीज़ पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन हमें कोई इल्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें कोई एक तरीके से आप कह लेना कि फॉल्स आइडिया और बिलीफ नहीं होना चाहिए कि भाई हालात जो है ना वो क्या है बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, और अगर हम इसमें यहाँ पे देखें और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अ, और यहाँ पे बता रहे हैं कि अब आपको वो ताइवान का इशू भी लेके सारा पता होना चाहिए कि किस तरीके से है ना, वो चाइना ने कहा था कि भाई ताइवान जो है वो हमारी रेड लाइन है, और अमेरिका जो है ना उसमें हमारे पर्सनल जो मसाइल हैं उसमें क्या है, दखल ना दे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आगे बात की गई है कि दोनों साइड से अच्छी बात है, ये मतलब कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उनका दोनों साइड्स को है ना वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की रेड लाइंस की। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें ना कि जी चाइनीज लीडर ने कहा कि जी ताइवान जो है ना वो फर्स्ट रेड लाइन है दैट मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड, और जबकि वाइल द यूएस प्रेसिडेंट वाज क्रिटिकल ऑफ चाइनाज एग्रेसिव एक्शंस टुवर्ड्स ताइवान, जबकि यूएस प्रेसिडेंट जो है ना उसमें उन्होंने क्या किया कि एक तरीके तकीद की हो चाइना के एग्रेसिव एक्शन थे ताइवान के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा इस चीज़ पे भी उन्होंने एग्री किया कि नहीं यूज़ करना न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में, उन्होंने कहा ये भी क्या है, एक वेलकम स्टेप है। तो मतलब जहाँ बहुत मतलब ये हम नहीं कह सकते कि दोनों की बात होनी थी सारे मसाइल हल हो जाए थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने बताया कि एक दूसरे की रेड लाइंस क्या है, किस चीज़ को आप क्रॉस नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने इस चीज़ पे जो एग्री किया कि भाई न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करना यूक्रेन में, वो क्या है, वेलकम स्टेप है। तो मतलब कुछ बेहतरी हमें देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं और सजेशन क्या दे रहे हैं कि यूएस को हवा नहीं देनी चाहिए ताइवान इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस को, क्योंकि ये जो है ना फिर चाइना में जो है वो इन्फ्लेम कर देगा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को। और साथ ही जो है ना वो बीजिंग जो है ना उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि रिजॉल्व करे, हल करे ताइवान क्वेश्चन को पीसफुली, अमन के साथ, ठीक है। अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल अनलाइकली है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि हमें जो है ना चाइना यूएस जो है ना वो फ्रेंडशिप देखने को मिले, बोनहोमी देखने को मिले, और ऐसी चीज़ कोई ऑन द होराइजन नहीं है कि लगता नहीं ऐसा फौरन कुछ हो जाएगा, क्योंकि पेंटागन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है अपनी उसमें कहा है कि जी चाइना हमारा क्या है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप इस कंपटीशन को ना मैनेजेबल लिमिट्स में रखें, और दोनों साइड्स को इस सिलसिले में ना कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होगा एक दूसरे की रेड लाइंस को, नहीं तो ये है ना वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ब्रिकमैनशिप के कि यो क्या है, अनइंटेंडेड होंगे, यो वो नहीं चाह रहे होंगे, और इसके बड़े नुकसानदेह नतज होंगे ग्लोबल ऑर्डर पे, वर्ल्ड पीस पे, ठीक है। तो एक तरीके से एडिटोरियल था, इसमें इन्होंने बताया गया था कि इसमें ये जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हुई है, उसमें हालात कुछ सी हद तक जो है ना वो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड एक दूसरे की रेड लाइंस का क्या है उसको रिस्पेक्ट करें, और जो लिमिट है जो समझते हैं खासा भाई ताइवान वाला इशू, तो उन्होंने कहा कि जी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अमेरिका को, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि जी चाइना भी है ना इस मसले को पीसफुली रिजॉल्व करे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जी फेलियर ऑफ गवर्नेंस, मिफ्ता इस्माइल साबिक फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत अच्छा ओपिनियन लगा है, ये सारे जितने भी हमने किए एडिटोरियल ओपिनियन पूरे हफ्ते का, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और इसमें इन्होंने क्या बात की हुई थी, इसमें जो है ना सबसे पहले उन्होंने इंडिया से कंपैरिजन किया है कि जी इंडिया में अभी इस वक्त कितना ज़्यादा ये क्या है, इनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, वो 40 गुना ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान के। और साथ ही वो बता रहे हैं कि कितने उनके जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं वो 580 बिलियन से तजावज़ कर गए हैं, और जबकि हमारे कितने हैं, 8 बिलियन है। कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों उसके, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा इसका ये भी बता दूं ओपिनियन है किस बारे में, ये है हमारे पास फेलियर ऑफ गवर्नेंस के, उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना वो नाकाम हो गए हैं बेहतर तरीके से गवर्न करने में, ठीक है, हुकूमत करने में। और फिर चाहे इसमें उन्होंने आगे बताया है कि चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, हम क्या है नाकाम हो गए हैं। उसके बाद फिर वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अगर ये आप देखें कि जी वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा गवर्न करना आसान नहीं है इंडिया को। लेकिन और साथ बता रहे हैं कि जी 1980 तक जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया से ऊपर था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, लेकिन अर्ली 90s में जब इंडिया ने ख़त्म कर दिया लाइसेंस राज को, और वो क्या है पाकिस्तान से आगे निकल गया, और उनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 40 गुना बढ़ गई पाकिस्तान से। और उसके सेंट्रल बैंक रिजर्व जो हैं वो कितने हैं, 580 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के हैं, और जबकि हमारे कितने हैं, 8 बिलियन, ठीक है। आप यहीं से फ़र्क देखें कि कितना ज़्यादा एफडीआई का यहाँ पे फ़र्क आ गया है, ठीक है। और दूसरे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे भी जो है ना इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है। एक तो इन्होंने ये इंडिया से बता दिया एफडीआई कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया का फ़र्क है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया को गवर्न करना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद इंडिया ने इतनी तरक्की की है। उसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का बताया है कि किस तरीके से जो है ना वो बांग्लादेश की इनकम पर हेड क्या थी, वो वाज हाफ डेट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो इनकी इनकम पर हेड हाफ थी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन आजकल क्या है, आजकल उन्होंने कहा कि जी ये अहेड है, आगे है पाकिस्तान से, इनकम में, एक्सपोर्ट्स में, एजुकेशन में, पॉपुलेशन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा उस टाइम इतना फ़र्क था जब ये अलहदा हुए हमसे, और अब ये है ना ये ऑलमोस्ट हमसे हर चीज़ में आगे हैं। फिर उसमें इन्होंने पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम की बात की है साउथ एशिया में, ठीक है। पहले उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन किया, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश किया, उसके बाद जो है ना ये पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि ये कम है। अगर हम इसका मुवाजना करें साउथ एशिया में, तो सिर्फ नेपाल जो है ना उसका पर कैपिटा इनकम जो है ना वो पाकिस्तान से कम है। और ठीक है, और हमारा सिर्फ साउथ एशिया में सिर्फ नेपाल हमसे नीचे है। और इसके अलावा उन्होंने कहा अगर हम एवरेज लें उन ममालिक की, सब सहारन अफ्रीका, तो हम कई उन भी वो जो ममालिक हैं उनसे भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, थोड़ा है। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की भी बात करें, जिस तरह एजुकेशन एंड फिर मोर्टेलिटी एक्सेट्रा है, उसमें हम और भी ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपसे पहले शुरू में बात की थी कि जी पाकिस्तान में डिबेट होती है कि हमारे पास क्या है, किस किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी दूसरे ममालिक ने प्रोग्रेस किया है तीनों अंडर ऑल थ्री, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जी अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो फिर तरक्की की है, अगर वाइस वर्सा दूसरा है, तो उन्होंने कहा हर तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तरक्की किया है, लेकिन हमने क्या किया है, वी हैव डन बैडली अंडर ऑल, हम हर तरह की तर्ज हुकूमत में क्या है नाकाम हो गए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नेंस है ये पाकिस्तान में वो क्या है इनफेक्टिव रही है, वो मतलब गैर मौसर रही है। और 75 सालों में ये है ना, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की है कि जी वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाए, एजुकेशन हेल्थ की तरफ जाए, और यहाँ तक कि जी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मैसर 75 सालों बाद भी। और उन्होंने कहा जी हकीकत ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो नाकाम हुई हैं पाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम, उन मेजर प्रॉब्लम्स को हल करने में जिनका सामना है पाकिस्तान को। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पूरे ओपिनियन की है वो ये है कि जी ऑल कंट्रीज हैव प्रॉब्लम्स बट सक्सेसफुल नेशंस रिजॉल्व देम। उन्होंने कहा हर कंट्रीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो कामयाब कौमें होती हैं वो इसको क्या है रिजॉल्व कर लेती हैं, हल कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ डिले करती रही है प्रॉब्लम्स को, और इसमें मामलात को इसने और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। फिर चाहे वो मसला हो पॉपुलेशन प्लानिंग का, इलिटरेसी का, एक्सट्रीमिज्म का, बजट ट्रेड डेफिसिट का, लोकल इकोनॉमी का, प्राइवेटाइजेशन का, निजकारी का, और क्या है ग्रोथ टू इनकम डिस्पैरिटी का। इन तमाम चीज़ों में जो हमारी हुकूमतें हैं वो क्या है नाकाम हो गई हैं। और ये बात कर रहे हैं कि जी सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि वी कैन नॉट इवन रिजॉल्व द सिंपल इशू ऑफ मून साइटिंग, यहाँ तक कि हम जो सिंपल इशू है मून साइटिंग उसको भी है ना वो डील नहीं कर सके हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने सर्कुलर डेट की बात की है कि जी जनरल मुशर्रफ के दौर में ये था हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसको आप वो रखिएगा, आपको आइडिया हो कि भाई किस तरीके से हमारा सर्कुलर डेट किस किस के दौर में ज़्यादा बढ़ा। मुशर्रफ के दौर में 25 बिलियन था, फिर ये पीपीपी के दौर में 500 बिलियन हो गया, और उसके बाद ये पीएमएलएन के दौर में 1100 बिलियन हो गया, और ये 2500 बिलियन हो गया कहाँ पे, पीटीआई के दौरे हुकूमत में। लेकिन उनका कोई भी गवर्नमेंट जो है ना इस मसले को हल नहीं कर सकी है। लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी कोई भी गवर्नमेंट इस मसले को हल नहीं कर सकी है, लेकिन जो लोग भी ये पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको वो मतलब जानते हैं कि जिस इसको इस सर्कुलर डेट का और कोई फौरी क्या है रेजोल्यूशन नहीं निकल सकती, हल नहीं निकल सकता जब तक ये है ना हमारे पास क्या है इंटेलिजेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, निजकारी नहीं होती। अब इस पर भी बहुत लोगों का ओपिनियन है कि भाई निजकारी होनी चाहिए कि नहीं, खैर लेकिन इसमें जो राइटर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इसका सर्कुलर डेट का ये तब तक हल नहीं निकलेगा जब तक है हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन कह रहे हैं जी येट नो गवर्नमेंट हैज हैड द करेज टू मूव टुवर्ड्स दैट नन, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी करेज नहीं थी, इतना हौसला नहीं था कि वो उस तरफ जाता है निजकारी की जानिब, नन मतलब किसी भी हुकूमत ने ऐसा नहीं कुछ किया, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं कि जी अब ये इनफेक्टिवनेस है, ये मतलूबा नताइज नहीं मिलते, क्या ये रिजल्ट पॉलिटिकल विच हंट का है कि आप क्या है सियासी तौर पर विक्टिमाइज करते हो अपने सियासी हरीफों को एहतसाब के नाम पे, या ये आउटडेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, या ये मसाइल इसकी वजह से हैं, या ऑक्यूपेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस है नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स की वजह से, इनकी वजह से मसाइल हैं, या जुडिशल इंटरफेरेंस है और पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस है। ठीक है, और शुड बी डिबेटेड, उन्हें कई सारी चीज़ें डिबेट करनी चाहिए भाई कि असल मसला है क्या, क्यों हम अपने मतलूबा नताइज जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते, कि गवर्नेंस हमारी इतनी ख़राब क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जितने भी ममालिक हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके जो एलीट्स हैं वो क्या है बहुत पैसे वाले होते हैं, और वो क्या है एंड दे आरंट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, और साथ कह रहे हैं कि जी वो बिजी किस चीज़ में होते हैं, वो इस चीज़ में बिजी होते हैं कि जी जो भी लार्ज शेयर है इकोनॉमिक पाई का वो हमें मिल सके, और जो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं वो ग्रोथ से फ़ायदा उठाते हैं। और फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि जी जापान, कोरिया और चाइना में जब जो है ना वो 4 गुना इनकी इनकम बढ़ी कुछ दहाइयों में, तो वो यहाँ के जो गरीब लोग थे उन वो मुंतकिल हुए मिडिल क्लास में, बिल्कुल जो मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हुए, और ये बात ठीक है कि जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हुए, लेकिन जो वर्किंग क्लास थी उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन उन्होंने कहा कोई भी मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकता बगैर मौसर गवर्नेंस के, और एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी की वो बड़ी सोच समझ के बनाई गई हो। ठीक है, और इस मामले में हमने हमेशा क्या है नाकाम हुए हैं। और अब यहाँ पे बात करें एजुकेशन के हवाले से, यहाँ पे बात करें हैं कि जी आ, आ, ज- आधे से ज़्यादा स्कूल एज चिल्ड्रन जो है ना हमारे वो स्कूल नहीं जा रहे, और जो मैट्रिकुलेट भी करते हैं वो यहाँ तक एक सिंपल सम भी सॉल्व नहीं कर सकते, और साथ ही साथ एक डिसेंट पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते। और उन्होंने कहा जी यहाँ मसला लैक ऑफ रिसोर्सेज का नहीं है, लेकिन मसला क्या है विल का है, कि लोग करना नहीं चाहते, लोगों में डिटर्मिनेशन नहीं है, और पैसे जो हम खर्च करें एजुकेशन में वो क्या है ज़ाया हो रही है। अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि जी और एजुकेशन के बाद पॉपुलेशन के वाले से बात करें हैं कि जी हर साल जो है ना वो 5.5 मिलियन यानी 55 लाख लोगों का मुल्क में हमारे इजाफा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में जो है ना ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन इसके लिए रिजॉल्व की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये है क्या है दिस हैज़ बीन लैकिंग, इसकी क्या है कमी रही है। ठीक है, अच्छा, और आगे हम कह रहे हैं कि जी जब यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जी ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था तो उस टाइम पे है ना ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 17% ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन अगर अभी हम देखें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है ना वो 22% लेस है पाकिस्तान के मुकाबले में। और उन्होंने कहा जी जिस तरीके से बांग्लादेश ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है वही मेजर डिफरेंस है दोनों ममालिक के दरमियान उनकी माशी परफॉर्मेंस में। और उन्होंने कहा कि जो एवरेज बांग्लादेशी, अच्छा अब यहाँ पे ख़वातीन के किरदार पर भी बात कर रहे हैं कि जी वो बांग्लादेशी लड़कियां हैं वो क्या है हैज़ 3 more years ऑफ स्कूलिंग देन हर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, के मतलब वो उससे ज़्यादा 3 साल उनकी स्कूलिंग होती है जितनी पाकिस्तानी लड़कियों की होती है। और इसकी वजह से है ना हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है ख़वातीन की लेबर फोर्स में, और इसकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इस वजह से बड़ी हैं कि वहाँ पे ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा काम कर रही हैं। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि जी हमारा जो है ना सोसाइटी वो क्या है क्राइम रिडन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्राइम फैला हुआ है, और जहाँ पे कोई भी ख़वातीन जो है ना वो अपने आप को सेफ नहीं समझ सकती। उन्होंने कहा जी फॉरेन एयरलाइंस हैं वो भी अवॉइड करती हैं पाकिस्तान आने से, और उसमें उन्होंने कहा जी फॉरेन बायर्स नहीं आना चाहते पाकिस्तान में, फॉरेन फर्म्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, और इस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है मुतासर होते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं आता है यहाँ पे। उन्होंने कहा किस तरीके से हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा जब कोई फॉरेनर अपने आप को यहाँ पे सेफ नहीं समझता। उन्होंने कहा हमने जो है ना वो एक्सपीरियंस किया है एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को, क्राइम को, कब से 1990 से, और हमें आदत है इस डेंजर के, इस खतरे के साथ रहने की, और इस जो गैर मौसर पुलिस और सिक्योरिटी अपरेटस है उसके साथ रहने की। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो खो देता है थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस इस सिक्योरिटी की कमी की वजह से। तो उन्होंने कहा जी कोशिश होनी चाहिए कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो इस सिक्योरिटी को मसले को हमारे को हल नहीं कर रही। और फिर यहाँ पे उन्होंने कई ये PIDE का जो सर्वे था ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इनका जो सर्वे है उसमें उन्होंने कहा कि 40% पाकिस्तानी जो है ना वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान ये किस
जगह पे खड़ा है, जो मुख्तलिफ हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं, जिस मैंने आपको बताया था ऊपर। और आप ये मतलब इससे आप ये नहीं अखज़ कर सकते, एंड यू कैन नॉट बट कंक्लूड दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहाँ कह रहे हैं कि जी ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो है जो पाकिस्तान है ना वो वर्स्ट गवर्नड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, या मतलब गवर्नेंस यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इट इज़ टाइम वी वेक अप टू दिस रियलिटी। होने का वक्त है कि हम इस रियलिटी को, इस हकीकत को जानें कि यहाँ पे हमारी गवर्नेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया है कि एजुकेशन में, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल में, और फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया से ने कंपैरिजन किया। फिर उन्होंने बताया कि जी साउथ एशिया में सिर्फ नेपाल है, ठीक है, जिसकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन में हमने देखा, पॉपुलेशन में देखा, फिर बांग्लादेश से हमने मुकाबला किया, और फिर जो बांग्लादेश में बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने जितने ज़्यादा कर ली तो उसकी वजह से माशी तौर पर उनको इतना फ़ायदा हुआ। तो उस वजह से बात करें कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना वो नाकाम हुआ किस चीज़ में, गवर्नेंस को लेके, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, के हम बुरी तरह गवर्नेंस में नाकाम हो गए हैं। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ फ़ित्ते की और दूसरे ममालिक एग्जाम्पल्स लेके बयान किया है, ठीक है। तो ये कुछ हमने एडिटोरियल ओपिनियन किए थे, वो आपसे मैंने समरी शेयर कर लिया। बाकी अगर आपने रोज़ के रोज़ डिटेल में एडिटोरियल देखने हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली डॉन हाइलाइट्स शेयर करते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं। तो इसके लिए आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ₹200 ईजी पे ऐसा पर मंथ दे के, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।